नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। Hello defense lovers, subscribe to our channel Defense Square and press the bell icon to get the notifications of latest defense updates. दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सभी के साथ अपना एनसीसी स्पेशल एंट्री का एसएसबी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस की जो सीरीज़ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो उसमें है वो है स्क्रीनिंग, दूसरा पार्ट जो है उसमें मैं बात करूंगा अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, और तीसरे पार्ट में मैं अपने जीटीओ और अपना जो मेरी कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, जो मेरी डेट थी एनसीसी स्पेशल एंट्री के जो मैंने सेलेक्ट की थी एसएसबी की, वो थी 2 नवंबर 2019 से लेकर 6 नवंबर 2019 तक। कोर्स जो था दोस्तों मेरा वो था 47 एनसीसी 47 का स्पेशल एंट्री का कोर्स है ये ओटीए के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन। और जो मुझे वहाँ पे बोर्ड मिला था दोस्तों वो था 14 एसएसबी इलाहाबाद। दोस्तों, जब डेट सिलेक्शन का लिंक आया तो मैंने ये डेट पर्टिकुलर जो मैंने आपको पहले बताई 2 नवंबर वो मैंने चूज़ किया, और साथ ही साथ मैंने उसी समय पे अपना जो रिजर्वेशन था त्रिवेणी एक्सप्रेस में करा लिया था। मैं 1 तारीख की रात को लगभग 9 या 10 बजे तक मैं इलाहाबाद पहुंचा था, और उसके बाद वहीं पे मैंने एक होटल का रूम बुक कर रखा था पहले से ही। तो मैं और एक दोस्त, मुझे और ट्रेन में 2-3 दोस्त मेरे ट्रेन में बन गए थे, और उसी में से एक दोस्त के साथ मैंने रूम शेयर किया। और दोस्तों, आपको जो भी इलाहाबाद मतलब जो लोग जा चुके उन्हें तो पता ही है, जो लोग पहली बार जाएंगे इलाहाबाद इंटरव्यू देने, उनके लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास बहुत सारे होटल हैं दोस्तों, जो अगर आप 2 लोग हो गए तो आप क्या है 500-600 रुपये में एक रूम ले सकते हैं अगर आप कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो, और आराम से आपको बढ़िया रूम मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे एसएसबी के लिए बच्चे आते रहते हैं। तो वो खुद आपको 500-600 रुपये में आपको, या तो आप गो आईबीबी से बुक कर लीजिए या ओयो से बुक कर लीजिए, और आप डायरेक्टली भी जाके होटलों में बात करेंगे तो आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। तो मैंने अपने दोस्त के साथ वहाँ पे रात में स्टे किया, और सुबह हम लोगों का 6 बजे रिपोर्टिंग थी इलाहाबाद बोर्ड में। तो हम लोग सुबह वही 3-3:30 बजे अपने उसके लिए निकल चुके थे वहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग मतलब तैयार व्यार हुए, और सुबह ऑटो नहीं मिलता तो हम लोग पैदल ही, बहुत पास से ज़्यादा दूर नहीं था स्टेशन से हमारा होटल, तो हम वहाँ पे निकले फिर अपने स्टेशन के लिए। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे 1-2 कोई और बैच था, उनकी भी रिपोर्टिंग थी, और साथ ही साथ हमारे पर्टिकुलर ये जो हमारा बैच था एनसीसी का, इसके भी बच्चे आए हुए थे। तो वहाँ पे दोस्तों एमसीओ पे आप जब पहुँचेंगे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे, तो आपको वहाँ पे काफ़ी बच्चों की खूब सारे बच्चे दिखेंगे, और आपको बिल्कुल अजीब सा नहीं लगेगा उस समय वहाँ पे, क्योंकि आपके जैसे सब वहाँ पे आए हुए हैं। कई लोग उसमें फ्रेशर होंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनके मतलब आप अपना जो आपके अंदर जो स्ट्रेस है लोगों से बात करिए, या लोगों को अपना दोस्त बनाइए उससे, क्योंकि एसएसबी में तो जो दोस्तों जो होना है वो तो होना ही है, क्योंकि अब आप जब वहाँ तक पहुँच गए हैं आपको अगला जो फेज़ है आपका स्क्रीनिंग होना है। अब रिजल्ट क्या होगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, तो आप अपने आप को जितना काम और कंपोज रखेंगे वो उतना अच्छा है। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आपने दोस्त अपने रेलवे स्टेशन पे बना लिए तो होगा क्या, जब आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जब वो क्योंकि जो ये आर्मी का पर्टिकुलर जो ये होता है एसएसबी का प्रोसीजर, इसमें कोई आपको वो रैंडम छाड़ते नहीं कि ये यहाँ से यहाँ तक बच्चे इधर आएंगे, ऐसे कुछ नहीं। जो बच्चा जिस लाइन में खड़ा होता है उसे उस लाइन में चेस्ट नंबर मिल जाता है। तो आप अगर पहले से दोस्ती बनाए रखेंगे लोगों से, तो आप उनके साथ अपना ग्रुप, क्योंकि जब आप अपने जानने वालों जैसे जिनसे आप बात कर चुके हैं, तो जब आप उनके ग्रुप में रहेंगे तो आप अगर कहीं जीडी में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि वो आपसे उनकी बात हो चुकी है, वो आपके एक तरीके से दोस्त बन चुके हैं। तो ये ग्रुप का जो एक हमारा जो थोड़ी सी एक प्लानिंग की बात है, जो हमें रेलवे स्टेशन से ही शुरू कर देनी चाहिए अपने लेवल पे। दोस्तों, 6 बजने से कुछ देर पहले ही एमसीओ पे जो आर्मी पर्सनल थे जो इलाहाबाद बोर्ड के थे वो वहाँ पे पहुँच चुके थे हमें लेने के लिए, और हमारी जो रिपोर्टिंग थी दोस्तों वो लगभग 180-181 बच्चों की थी। तो हम सभी को, जो उनकी 2 बसें थी, उन बसों में एक बस में हमारा सामान रखा गया, और एक बस में 2 बार में हम सभी को ले जाया गया। दोस्तों, हम लोग जब वहाँ पहुँचे सुबह लगभग 6:30 से 7 हो रहा था, तो हमें फिर वहाँ पे कहा गया कि आप लोग ब्रेकफास्ट पहले कर लीजिए, तो हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट कराया गया बढ़िया, और उसके बाद सबको कहा गया कि आप जो वेटिंग एरिया है बाहर, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का एक बार वेरिफिकेशन कराइए। तो वो बहुत छोटा सा वेरिफिकेशन होता है कि आपकी 10th की मार्कशीट में आपके फादर्स नेम और आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है बस। तो वो आपका चेक करने के बाद दोस्तों आपको बैठा दिया जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक आर्मी पर्सन आते हैं, वो आपको कहेंगे कि आप लोग अपना वहाँ से निकलिए और लाइन लगाइए, और अब आपका जो स्टेज फर्स्ट का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, फिर आपको जो लाइन लगाई जाती है अलग अलग, जैसे फ्रेशर्स हैं उनकी अलग लाइन लगाई जाएगी, रिपीटर्स की अलग लगाई जाएगी, और स्क्रीन आउट की अलग लगाई जाएगी। फिर सीक्वेंस वाइज, लाइक पहले आपको जो फ्रेशर्स हैं उनको अंदर भेजा जाएगा, फिर स्क्रीन आउट को भेजा जाएगा, फिर रिपीटर्स को। फिर जब आप सब लोग वहाँ पे अंदर पहुँच जाएंगे दोस्तों, फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा, और आपके डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक किए जाएंगे कि आपके पास जो भी वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने कहा है वो आपके पास हैं कि नहीं है। लाइक आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और दोनों के पासिंग सर्टिफिकेट,
तो दोस्तों पासिंग सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, नहीं तो एक पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट की वजह से आपको वहां से वो बाहर कर देंगे, आपको जो स्टेज फर्स्ट है वो देने नहीं देंगे। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन में दोस्तों आपको एक डिग्री मिलती है। अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो आप एक प्रोविजनल अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा, और साथ ही साथ आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, और वो भी सब ये चीज़ें ओरिजिनल में चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास फोटो कॉपी है तो आपको अलाउ कर देंगे। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं। जनरली दोस्तों आपको अपने हिसाब से सबकी 2-2 सेट फोटोकॉपी रखनी चाहिए। फोटो आपके पास जो फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी पासपोर्ट, वो भी कम से कम 30 से 40 होनी चाहिए, क्योंकि कभी जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे दे सकें। और आपके साथ जो भी आपके जो कपड़े वपड़े हैं वो सब चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट जितना आपको ज़रूरत हो उतना आपको ले जाना चाहिए। फिर दोस्तों हम सभी जब अंदर गए तो हमें एक एक करके जब अंदर भेजा गया, चेस्ट नंबर अलॉट किए गए, और मुझे उस समय दोस्तों 4 नंबर चेस्ट मिला था। फिर हम जब अंदर सब लोगों को हमें बैठाया गया, उसके बाद जो हमारे कंडक्टिंग ऑफिसर थे वो आए और उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ किया और इलाहाबाद सेंटर के बारे में पूरा थोड़ा बहुत चीज़ें बताई। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम आपका OIR जो पहला टेस्ट होता, स्टेज फर्स्ट का पहला जो टेस्ट है उसे कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो लगभग दोस्तों समय 8 बज चुका था, और फिर हमें बैठाया गया सबको। फिर उसके बाद टाइम एक शुरू हुआ, और जो उन्होंने हमें जो पहला सेट दिया था, एक्चुअली 50-50 आधे लोग इस तरफ बैठे हुए थे और बीच में गैप था, प्लस अगले जो बीच का गैप था उसको छोड़ के अगले पार्ट में आधे लोग बैठे हुए थे। तो हमें पहले दिया गया था बुकलेट 35, और जो उस तरफ जो लोग बैठे हुए थे उन्हें दिया गया था 75। तो हमारी जो OIR की बुकलेट थी यही दोनों थी दोस्तों, 35 और 75। अब दोस्तों इसमें क्या था कि जो 35 बुकलेट थी उसके लिए हमें टाइम दिया गया 17 मिनट, और जो दूसरी हमारी बुकलेट थी यानी कि 75 उसके लिए हमें दिया गया था 27 मिनट। और पहले आपको जैसे जब 17 मिनट हमें दिए गए तो उस ग्रुप को जो OIR का नंबर था वो 75 मिला हुआ था, और उन्हें टाइम 27 मिनट मिला हुआ था। दोस्तों उस समय हमारे पास घड़ी वड़ी तो कोई होती नहीं, तो हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कितना टाइम हुआ या कितना नहीं हुआ, उन्होंने समय पे लिया या पहले ही ले लिया। तो आप उस चीज़ की चिंता ना करिए, आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि जितना भी आप OIR में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके वो करिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपने OIR की 35 की, तो 35 दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू 75, क्योंकि जो 35 था उसमें काफ़ी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के, जो कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, ज़्यादा समय लेने वाले क्वेश्चंस थे। फिर 35 जो हमने जमा कर दिया, मतलब जो हमारा 35 हो गया तो हमारा वो जमा हो गया, और वो दूसरे साइड वालों को 35 मिला और हमें उनका 75 OIR बुकलेट नंबर मिला। फिर हमें 75 OIR की जो बुकलेट थी उसको करने के लिए हमें दोस्तों मिला 27 मिनट का समय। तो दोस्तों जब ये दोनों हमारी OIR कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हमारा 10 से 15 मिनट का हमारा एक टी ब्रेक हुआ, हमें चाय और ये पकौड़ा टाइप का कुछ मिला। वो खाने के बाद हमें दोस्तों तुरंत ही हमें कहा गया कि आप सभी लोग जितने भी लोग इस अभी जिन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मतलब जो भी उनका टी ब्रेक था वो जिनका हो गया, वो लोग वापस लाइन में लगे, और अब आपका जो इसमें PPDT का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो फिर हमें दोस्तों क्या किया गया, हमें वापस फिर अंदर बैठाया गया, और हमें उस समय साइकोलॉजिस्ट आ चुके थे बोर्ड के, तो उन्होंने फिर हमें पूरा ब्रीफ किया कि PPDT में एग्जैक्ट आपको क्या करना है, कैसे आपको कैरेक्टर मार्क करने हैं उसमें, और क्या आपका इसमें ध्यान रखना है मेन चीज़। तो दोस्तों जब आपको वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपको ब्रीफ करेंगे PPDT के बारे में, तो उस समय आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ये सब निकाल दीजिएगा मन से कि मैं आज स्क्रीन होऊंगा या स्क्रीन आउट होऊंगा। ये सब आप मत सोचिए, वो आपका काम नहीं है। आपका काम था OIR में अच्छा करना, वो आप अगर कर दिए होंगे तो आपका बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ जब उसके बाद आती है दोस्तों वो है फिर PPDT। तो PPDT में दोस्तों जैसा मैं अपना आपको बताता हूँ, तो जो हमारी जो पिक्चर आई थी दोस्तों, तो उसके लिए हमें 3 से 3.5 मिनट मिला था, पिक्चर फ्लैश हुई और उस पर हमें लिखना था स्टोरी। तो जब जो पिक्चर थी उसमें दोस्तों हमारी पिक्चर में 2 लोग बैठे हुए दिख रहे थे, एक टेबल थी बीच में और 2 लोग बैठे हुए दिख रहे थे, और बैकग्राउंड कुछ था, किसी होटल टाइप का लग रहा था। फिर दोस्तों जब वो पिक्चर लिखने का समय शुरू हुआ तो एक्चुअली मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी पर्टिकुलर PPDT की, तो थोड़ा सा मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं सिर्फ कैरेक्टर मार्क कर पाया और एक्शन लिख पाया, और मैंने 4 से 5 लाइन ही अपनी स्टोरी उसमें लिखी थी। और मेरी जो स्टोरी का दोस्तों टाइटल था वो था स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। तो वो एक अच्छी स्टोरी, अब मैं आपको जब अपने ग्रुप डिस्कशन की बात करूंगा तो मैं अपनी स्टोरी के बारे में आपको उसमें बताऊंगा। तो फिर जब मैंने उसमें स्टोरी लिखना शुरू किया तो मेरी 4 से 5 लाइन ही हो पाई थी, और तब तक की जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा टाइम अप, और आप अपना पेन नीचे रखिए। तो अब मुझे तो ये लगा कि यार मैं तो पूरी स्टोरी भी नहीं कंप्लीट कर पाया, अब तो मेरा तो यहीं पे काम खत्म है एक तरीके से, क्योंकि जब मैंने स्टोरी नहीं लिखी तो तभी मैंने ये सोचा कि अब चलो अपना जो मेरा जो ये हो गया, लेकिन मैं अपना जो मेरा नेक्स्ट टास्क आएगा, यानी कि जो मेरा ग्रुप डिस्कशन आएगा उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, और जो मेरा यहाँ पे थोड़ा कम मैं लिख पाया, मेरी स्टोरी पूरी नहीं हो पाई, मैं वहाँ पे नरेशन में पूरी कर दूंगा।
तो फिर उसके बाद जब हमारा जमा हो गया, फिर हमें थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला गया 10 से 15 मिनट के लिए। फिर थोड़ी देर बाद हमें दोस्तों फिर अंदर बुलाया गया और फिर हमें ग्रुप में बुलाया गया, यानी कि 10-10 लोगों के ग्रुप में। तो फिर 10-10 लोगों का ग्रुप को लाइन लगाई गई। फिर क्या किया उन्होंने, वो 20-20 लोगों का ग्रुप को एक रूम में भेज रहे थे। जैसे 3-4 रूम है बगल बगल में वहाँ पे इलाहाबाद बोर्ड में, तो एक ग्रुप के 20 लोगों को, यानी कि हमारा ग्रुप जो था वो पहला ही ग्रुप था, तो हमें पहले रूम नंबर में भेजा गया। और फिर हम जब अंदर गए तो हमने जो वहाँ पे अंदर तीनों जो हमारे वो बैठे होते साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, उनको हमने गुड मॉर्निंग विश किया। और फिर हम अंदर गए और उसके बाद हमें बैठाया गया। फिर हमें उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, जो जीटीओ होते हैं वही ब्रीफ करते हैं वहाँ पे। उन्होंने बताया कि आपको ये चीज़ें हैं और आपका ऐसे डिस्कशन होगा और फाइनली आपको एक कॉमन ग्रुप स्टोरी पे पहुँचना है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले नरेशन शुरू हुआ। तो नरेशन में जो पहला, दूसरा, तीसरा चेस्ट नंबर थे, उन्होंने बहुत अच्छा नरेट नहीं किया था दोस्तों। मतलब एक जो चेस्ट नंबर 1 जो थे वो हिंदी में बोलने लगे। हिंदी में बोलना खराब नहीं दोस्तों, लेकिन आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी अच्छी है और बीच बीच में आप थोड़ा सा अगर नहीं बोल पा रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वो चल जाता है। लेकिन आपकी स्टोरी खराब है और उसके बाद आप हिंदी में भी बोल रहे हैं तो एक बहुत मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपका, जो भी वहाँ तीनों लोग बैठे हैं उनके ऊपर। फिर जब दोस्तों मेरा नंबर आया तो मैंने अपना पूरा जो भी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार या तो मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँगा या तो मैं अपने मन में मेकअप कर लूँ कि अब मुझे यहाँ से जाना है बिना स्क्रीनिंग हुए। तो मैंने अपना नरेशन जो था दोस्तों उसमें बिल्कुल 100% दिया और बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी पूरी नरेट की। और पूरा जो जीटीओ था लगभग उन्होंने मेरी आखिरी के कुछ 1-2 लाइन बची थी, तब उन्होंने मुझे नेक्स्ट किया। उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन, आई हैव अंडरस्टूड योर स्टोरी। उसके बाद ऐसे ही दोस्तों 20 लोगों तक ये स्टोरी का जो नरेशन होता है वो चलता रहा। और जैसे ही 20वें नंबर जो चेस्ट नंबर 20 था उसने स्टोरी अपनी ख़त्म की, तुरंत ही ग्रुप डिस्कशन हमारा शुरू हो गया। ये हमें पहले बता चुका गया था कि जैसे ही लास्ट चेस्ट नंबर अपना स्टोरी बोलना बंद करता है, मतलब उसकी नरेशन कंप्लीट होता है, तुरंत ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा। और जो भी ये एनसीसी एंट्री होती है, टीजीसी एंट्री होती है, इसमें ज़्यादा बल्क में बच्चे आते हैं, तो दोस्तों उसमें वो लोग ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं, तुरंत वो सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत रहता है। 20-20 बच्चों का ग्रुप है और उन्हें पूरे जितने भी 180 बच्चे थे हमारे उसमें, तो उन सभी को उन्हें देखना था। तो दोस्तों जैसे ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ तो 3-4 बच्चे उसमें थे, उन्होंने एक ना लोगों के मन में ये है कि हमें इनिशिएटिव लेना है, तो वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि नहीं ये जेंटलमैन, ये ऐसे अलग अलग पॉइंट, कोई कह रहा है ये कैरेक्टर होना चाहिए, कोई कह रहा है ये मूड होना चाहिए, कोई कुछ। तो ये एक मतलब अजीब सा फिश मार्केट टाइप का हमारे ग्रुप में। दोस्तों हमारा ग्रुप भले ही फ्रेशर्स का था, लेकिन आपस में जो कॉपरेशन था वो उस ग्रुप में बहुत ही मुश्किल था हो पाना, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइन 9 बोल रहे थे। उसी समय एक बंदे ने बोला धीरे से कि चेस्ट नंबर 7 या 8 था, वो मेरा दोस्त है इस समय, उसने कहा कि जो चेस्ट नंबर 4 हैज़ गिवन अ वेरी गुड स्टोरी ऑन स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, सो वी शुड गो विद दिस स्टोरी एंड हमें इस स्टोरी को अपनी ग्रुप की थीम बनानी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने एक पॉइंट बोला और उसके बाद पूरा ग्रुप जो था हमारा वो मेरी ही स्टोरी पे एग्री कर गया। तो वो हमारी ग्रुप की स्टोरी बनने लगी और हम लोग उस पर कंक्लूजन पे पहुंचने लगे थे। तभी एक बंदे ने बीच में बोला कि हमें इसमें वुमेन हैरासमेंट भी ऐड करना चाहिए, कि उन्होंने स्टार्टअप किया और उसमें अंदर कुछ चीज़ें, और मतलब उसने बड़ा अलग एक वियर्ड सी स्टोरी उसने हमारी थीम में, मतलब वो ग्रुप की थीम में वो इंसर्ट करना चाह रहा था। तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, क्या मेरा जो पहला रिएक्शन था मैंने उसको वहीं पे पूरे ग्रुप डिस्कशन चल ही रहा था, मैंने थोड़ा सा लाउड वॉइस में मैंने बोला, लेकिन मैं पोलाइट था, मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की सी लाउड थी, लेकिन मेरा जो एक्शन था वो बिल्कुल काम और कंपोज में था। मैंने कहा जेंटलमैन, हाउ कैन वी लिंक दिस वुमेन हैरासमेंट स्टोरी विद दिस स्टोरी, जो हमारी ग्रुप की थीम बन चुकी है। अब जब पूरे ग्रुप ने एक साथ पहले हामी भर दी कि हाँ ये ग्रुप थीम बन चुकी है, तो अब इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों उस समय क्या था, मैंने ध्यान मतलब हल्का सा मुझे लग रहा था कि जो जितने तीनों लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट है, चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या जीटीओ है, वो तीनों लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने उनको सामने नहीं देखा। और कभी दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी उनके तरफ आपको देख के कोई चीज़ नहीं बोलनी है। आपको ऐसा दिखाना है कि आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं और आपको सबकी स्टोरी सुननी है, क्योंकि जब आप सबकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन सी स्टोरी को साथ जाना है। कि मान लो किसी का कोई पॉइंट अच्छा है तो आप उसको ले सकते हैं, किसी का, और कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप बैठे हुए हैं और आपको कह दिया जाए कि आपको ग्रुप की स्टोरी नरेट करनी है, अब आपने पूरी ग्रुप की स्टोरी सुनी ही नहीं है, तो आपके लिए वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आपको पूरी ग्रुप की स्टोरी सुननी चाहिए। तो हमारी ग्रुप की स्टोरी लगभग बन चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, जो जीटीओ थे उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों की स्टोरी समझ चुका हूँ, अब ठीक है आप लोग चेस्ट नंबर जो आपका लास्ट चेस्ट नंबर है यानी कि 20 चेस्ट नंबर है, वहाँ से आप लोग बाहर मूव करिए। हमारी कॉमन ग्रुप स्टोरी सुनने के लिए उन्होंने किसी को खड़ा नहीं किया था, वो डिस्कशन में ही हमने बना ली थी पूरी और वो खत्म हो गया था वहीं पे। हमें फिर निकाल दिया गया बाहर बहुत ही जल्दी, मतलब वो पूरा जो ग्रुप डिस्कशन और पूरा नरेशन का जो पार्ट था, मान के चलिए 20 मिनट 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा हो गया था।
और हम लोग सब बाहर निकल आए। उसके बाद हमें कहा गया कि आप सभी लोग जाके अपना अपना लंच कर लीजिए, जो जिस बैच के साथ छूट रहा है, और लंच करने के बाद आके यहीं वेटिंग एरिया में आप लोग बैठ जाइएगा। फिर वेटिंग एरिया में दोस्तों हम लोग लगभग 1:30 से 1:40 तक बैठे रहे, और उसके बाद लगभग 2 बजे तक हमें अंदर बुलाया गया, जो हॉल होता है वहाँ पे। तो बोर्ड के हॉल में हम लोग जब पहुँचे वापस, तो तब हमारा जो टाइम था दोस्तों वो था रिजल्ट का। तो दोस्तों रिजल्ट सुनाने के लिए जो बोर्ड के GTO थे वो अंदर आए, और उन्होंने बोला कि जो भी चेस्ट नंबर में मैं अभी अनाउंस करूंगा वो चेस्ट नंबर का बंदा खड़ा होके अपना नाम, अपने फादर्स का नेम बोल के और बाहर निकल आएगा। और दोस्तों जैसे उन्होंने रिजल्ट बोलना शुरू किया, सबसे पहला जो चेस्ट नंबर उन्होंने बोला वो था चेस्ट नंबर 4, और वो चेस्ट नंबर दोस्तों मेरा था। तो लकीली मुझे चेस्ट नंबर 1 मिला। पहली मेरी ये NCC की स्पेशल एंट्री थी और मुझे चेस्ट नंबर 1 मिला, क्योंकि मैं पहला उसमें था और पहले के बच्चे मेरे कोई नहीं सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद दोस्तों टोटल अलग अलग चेस्ट नंबर उन्होंने बोले, और उन्होंने 39 लोगों को इस पूरे बैच में, जो लोग 180 बैच का लॉट आया था, उसमें से उन्होंने 39 लोगों को स्टेज 2 के लिए पास किया, यानी कि स्क्रीनिंग किया। तो दोस्तों ये तो रही हमारी इसकी पूरे ये जो स्क्रीनिंग का पार्ट था दोस्तों। उसके बाद हम सभी लोगों ने फिर अपने अपने घर में इन्फॉर्म किया कि हम लोग अब यहाँ पे स्क्रीनिंग हो गए और हमें अब यहाँ अगले 4 दिन और रुकना है। उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद बोर्ड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा वहाँ पे फ़ोन जमा नहीं होता, यानी कि सेलफोन आपके पास रहता है, वो जमा नहीं होता। आप अपने जो बैरक है आप उसमें आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, आराम से वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, सब चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का जो पार्ट था हमारा वो यहीं पे ख़त्म होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगले जो पार्ट है इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 जानने के लिए। साइकोलॉजी के जो टेस्ट है दोस्तों वो, और जो आपको इंटरव्यू का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। जय हिंद दोस्तों।